जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। तो साथियों देखिए, एक दिन हमारा गैप हो गया क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बहुत टिपिकल था। इसको बनाने में हमें 3 दिन लगा है। 3 दिन से इसमें मटेरियल मैंने कई बुक से लिया है और ये देखिए एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले हम बता दें कि आपको प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कौन सा टॉपिक है। आपको रंग बिरंगा दिख रहा होगा, तो ये है भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां मतलब हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और मान लीजिए जितने प्रकार की भी पाई भी जाती हैं तो इनको निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। क्या कारण है कि सिर्फ इतने प्रकार की ही मिट्टियां पाई जाती हैं, और इन मिट्टियों में कौन कौन सी फसल होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, और इन मिट्टियों का वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ये हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि इसमें पहले हम जान लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न ये आते हैं कि प्रश्न एक तो सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। फिर दूसरा पूछ लिया जाता है कि किस संस्था ने भारत में मिट्टियों का बंटवारा या वर्गीकरण किया है। तीसरा प्रश्न उस संस्था का नाम, उसकी स्थापना पूछ ली जाती है। चौथा ये पूछा जाता है कि फला मिट्टी में, जैसे जो भी मिट्टी है, जैसे जलोढ़ पर्वतीय, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इन मिट्टियों में कौन सी फसल उपयुक्त होती है या किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, ये हम जानेंगे। तो देर न करते हुए देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो की तैयारी करना आसान बात नहीं है। अगर आप लगे हैं, कहते तो सब है वीडियो की तैयारी करना, लेकिन और सबको लक्ष्य दिख रहा है, सब अपना टारगेट सेट कर लिया है कि वीडियो की तैयारी ही करना है। लेकिन एक बात बताइए, एक मुझे बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा था कि आपको क्या दिख रहा है, तो सबने कहा मुझे मछली की आंख, मछली नहीं चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन ने क्या कहा था, सबको पता है, 99.9% लोगों को पता है कि अर्जुन ने कहा था मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। बाकी सबने कहा कि मुझे ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आंख भी दिख रही है। लेकिन 0.1% लोग ये जानते हैं कि अर्जुन ने कुछ और भी कहा था। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। जो तैयारी कर रहे हैं, जिससे पूछो कह रहा है वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो हमारा टारगेट वीडियो ही है। इसके बाद मुझे एग्जाम नहीं देना है, या फिर हम ओवर एज हो जाएंगे, या हम किसी भर्ती में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। देख लीजिए, ये थी मान लीजिए चिड़िया की आंख। ठीक, ये चिड़िया की आंख है, और हम अगर आपसे कहें कि चिड़िया की आंख की ओर अगर आप देखो तो क्या क्वालिफाई कर डालोगे। आपके हाथ में मेहनत के समान आपके हाथ में तीर और धनुष है, तो चिड़िया की आंख की तरफ तीर और धनुष होना चाहिए। जैसे आपकी मेहनत किस दिशा में है ये कंफर्म होना चाहिए। अब हम चिड़िया की आंख बहुत देख रहे हैं, जैसे ये चिड़िया की आंख है, हम देख रहे हैं इधर, लेकिन हमारे तीर धनुष की नोक इधर है, तो क्या निशाना ये हमारे तीर का लगेगा चिड़िया की आंख पे? नहीं लगेगा। जब हमारे तीर धनुष की नोक बिल्कुल चिड़िया की आंख पे हो और हमारी नजर भी वहीं पर हो, तभी ये क्वालिफाई होगी, तभी ये चिड़िया की आंख पे हमारा तीर लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि टारगेट सेट करना या टारगेट मान के चलना ही एक बहुत बड़ा कार्य नहीं है। टारगेट के साथ साथ ये भी देखना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, अपना टारगेट सेट करो। चिड़िया की आंख ही ना दिखे, अपनी दिशा भी दिखे, अपने तीर धनुष की दिशा भी दिखे। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं ये जान लीजिए फायदा उनको 100% होगा, ये मान के चलिए। अब हम शुरू करते हैं भारत की मिट्टियां। इसको हम कुछ रिवीजन की तरह पढ़ डालेंगे जो हमारे क्वेश्चन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमारे प्रश्न जो परीक्षा जो है उसकी दृष्टि से। तो भारत की मिट्टियों को निर्धारित करने वाली जो शीर्ष संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो ये ICAR की कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है। इसने 8 प्रकार की मिट्टियों को विभाजित किया, वर्गीकृत किया। भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार की। मिट्टी को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। सॉइल का शब्द सोलम से बना है। ये कहाँ का? लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। लैटिन भाषा का शब्द है, और क्या शब्द है? सोलम। सोलम से बना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फर्श। तो इसी से बना है ये सॉइल, जिसका हम अर्थ मानते हैं मृदा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी। फिर हम देखते हैं 8 प्रकार की मृदा कौन कौन सी हैं। तो देखिए, वहां तो लिस्ट में बाद में देखेंगे, पहले ये हम देख लेते। ये जो ऊपर का हिस्सा बना है पर्वतीय भाग, तो ये है पर्वतीय मृदा। ये वाला पार्ट बना है राजस्थान, पंजाब, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी गुजरात, पश्चिमी यूपी, इन सबका एरिया मिलकर बनता है मरुस्थलीय मृदा, और ये राजस्थान में है। सॉरी। फिर ये देखिए, सतलज के डेल्टा से लेकर, सतलज के जो प्रवाह है या सतलज की घाटी हम कह लेते हैं, तो उसकी घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र की उत्तरी घाटी तक ये पूरा एरिया। फिर इधर देखिए, महानदी का एरिया, डेल्टा का एरिया, गोदावरी का डेल्टा का एरिया, कृष्णा का डेल्टा का एरिया, और कावेरी का के डेल्टा का एरिया। डेल्टाई एरिया, दक्षिण भारत की जो नदियां इनकी डेल्टाई एरिया। गंगा यमुना का मैदान, ये देखिए माही, लूनी और साबरमती का मैदान। इन सब जगह पे ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में, हर मिट्टियों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम आपको लोकेशन समझा रहे हैं कहाँ कहाँ पर है। तो मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, और जलोढ़ को हमने ये डॉट डॉट से इंडिकेट किया है, ये देखिए जलोढ़ मृदा। फिर देखिए काली मिट्टी हो गई। काली मिट्टी को हमने ऐसे क्रॉस बड़े बड़े रेक्टेंगल में हमने किया है चिकदार, तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी का एरिया देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, MP, और फिर गुजरात में थोड़ा बहुत है। इधर क्या है, झारखंड के साइड में थोड़ा बहुत है काली मिट्टी। काली मिट्टी के साथ साथ
ये लाल मिट्टी है, काली मिट्टी का उद्गम या लाल मिट्टी का उद्गम कैसे हो ये सब पढ़ेंगे। बस इसको हम थोड़ा आपको समझा देता। ये लाल मिट्टी का एरिया है, यहाँ से देखिए पूरा नर्मदा और तापी के मुहाने तक भी है ये लाल एरिया पूरा। इधर देखिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भी लाल मिट्टी है और अरुणाचल प्रदेश में, असम में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर लाल के बाद देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट मिट्टी जो पश्चिमी घाट है इसके साथ ही साथ इस घाट पे पाई जाती है, जो पश्चिमी घाट मतलब पर्वत जो है सह्याद्री पर्वत, इस पे लेटेराइट मिट्टी। यहाँ अरावली और सतपुड़ा के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद ये जो क्या कहते हैं उड़ीसा का एरिया जो है, जैसे छोटा नागपुर का पठार, तो यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये मेघालय का पठार जो है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये एरिया लेटेराइट मिट्टी का हो गया। तो कौन कौन सी हम जान लिए एरिया में, पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। अब कौन सी बची? अब देखिए ये जो गुजरात का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये है पीट मिट्टी। इसका देखो हमने बनाया है पीट एवं दलदलीय मिट्टी, और यही पश्चिम बंगाल में भी ये पाई जाती है, पीट एवं दलदलीय मिट्टी। इसको इंडिकेट किए हैं रेड और ब्लैक का चेक। इनकी खासियत क्या होती है, कैसे बनती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर अंतिम जो मिट्टी है लवड़ीय व क्षारीय मृदा, ये तो लोकेशन इनका मेन है और सबसे ज्यादा इनका कहाँ इस समय जो पाई जाती हैं, कहाँ बन रही हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम दूसरी चीज आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी मतलब मिट्टी का कण। तो इस कण में अगर एक कण का हम अध्ययन करें तो उसमें क्या क्या मिलता है। तो मिट्टी देखिए 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कितनी अजीब बात है या कितना मतलब कोइंसिडेंस है कि देखिए हमारा शरीर है, इसको लोग कहते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है, और तो हमारा शरीर जो है ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना है और मिट्टी भी 5 तत्वों से मिलकर ही बनी है। अंततः ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। देखिए मिट्टी मिट्टी कितनी मिट्टी हो गई, और सारी मिट्टियों को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें देखिए खनिज लवण पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसकी मात्रा होती है, मतलब मिट्टी के एक कण का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें 40 से 50% तक खनिज पदार्थ पाया जाता है। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 5 से 10%। इतनी होनी चाहिए लेकिन होती भी नहीं है। मृदा जल ये कितना होता है, 25% होता है। वायु, मिट्टी में कण में वायु भी होती है, तो वो कितना होती है, 25%। सूक्ष्म जीव कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और कवक। इनका काम क्या है यह भी हम चर्चा करते हैं। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिए। अब देखिए फॉर्मेशन जब होता है मिट्टी का, तो फॉर्मेशन में कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं और उनके कार्य क्या है। जैसे देखिए 5 कारक इसमें हम पढ़ेंगे। पैतृक शैल, जो पुराने शैल हैं या चट्टान हैं, उनसे जब ये मिलते हैं, उन क्या प्रभाव डालते हैं मिट्टी के निर्माण में, तो उनसे मिट्टी को क्या प्राप्त होता है, खनिज व पोषक तत्व प्राप्त होता है। खनिज शैलों से मतलब पैतृक शैलों से। जलवायु क्या प्रभाव डालती है मिट्टी के निर्माण में, जलवायु सूक्ष्म जैविक क्रिया और रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करती है। कम हो रही है तो ज्यादा करेगी, ज्यादा हो रही है तो कम करेगी, तो ये जलवायु का कार्य है। जलवायु में यही धूप, वर्षा, गर्मी, सर्दी ये सब आ जाती है। तीसरी चीज वनस्पति। वनस्पति क्या करती है मिट्टी में, इसका क्या योगदान है, तो ये ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। कौन, वनस्पति। चौथी चीज भूमिगत जल, ये क्या करती है, ये नमी की मात्रा निर्धारित करती है मिट्टी में। मतलब अगर मिट्टी में नमी ना होगी तो मिट्टी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, और ये धीरे धीरे पानी इसका जो है उड़ जाएगा और ये केशकात्व की अवस्था को प्राप्त कर लेंगी। फिर केशकात्व के द्वारा जब ये पानी इसका निकल जाएगा तो ये मिट्टियां रेत बन जाएंगी। और ऐसी जो स्थिति है मैनपुरी और इटावा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की होती है, जहां पे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। तो नमी भी जरूरी है मिट्टी के कण में, या मिट्टी के जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसमें नमी भी जरूरी होती है। सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का जैसे यहाँ पे भी सूक्ष्म जीव है, यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव है। यहाँ पे सूक्ष्म जीव इनके भाग है, 5 भाग है, 5 में से एक है, इनका काम है सूक्ष्म जीव। और यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी क्या है सूक्ष्म जीवों की, ये अगर प्रभावित करते हैं ना मिट्टी के निर्माण को, तो इनकी जिम्मेदारी है कि जैविक पदार्थों का अपघटन या वियोजन कर देते हैं। जैसे वनस्पति और कोई मानव अंश है या फिर जीव जंतुओं का शरीर है, सड़ गल जाता है तो उसको ये वियोजित अपघटित करके उसमें खनिज पदार्थों को अलग कर देते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ये 2-3 काम सूक्ष्म जीव के हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से, बैक्टीरिया और कवक। ये थोड़ा हमारा रैंडमली ऊपर से परिचय था। और फिर हम अब शुरू करेंगे, जानते हो ये लिस्ट वाला जलोढ़ वाला देख लेते हैं कौन कौन सी मिट्टी है। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे हमने जलोढ़ मृदा, इसको पढ़ना भी पहले नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे पर्वतीय मृदा है, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी है, चौथे नंबर पे लाल मिट्टी, पांचवें नंबर पे लेटेराइट मिट्टी, छठे नंबर पे क्या कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, सातवें नंबर पे पीट एवं दलदलीय मिट्टी, आठवें नंबर पर लवड़ीय एवं क्षारीय मिट्टी। जो एक क्षारीय मिट्टी है इनका हम अभी अध्ययन करते हैं। इसको हम हटा के हम क्या करते हैं, इसको एक एक मिट्टी का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। बस हम आपसे 2 सेकंड चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम अगली मिट्टी पढ़ते हैं। जैसे पहले मिट्टियों का हमने देख लिया कि हमारे भारत क्षेत्र पे वो कहाँ पर फैली हुई है, किसने उसको निर्धारित किया, तो अब उनकी हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, पहले ये बता दूं कि क्वेश्चन क्या बनता है कि जलोढ़ मृदा का पूछ लिया जाता है कि और किस किस नाम से फेमस है,
कितने प्रतिशत भागों में पाई जाती है। ठीक, बांगर और खादर मिट्टी किसके भाग हैं, और इसमें प्रचुरता किस चीज की होती है, किस चीज की कमी होती है, प्रमुख फसल इसमें कौन से होते हैं, इसमें कौन सा उर्वरक मिलाया जाता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और इसका विस्तार क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो देखिए जलोढ़ मृदा जो है ये भारत के 40 से 43% भाग पर फैली हुई है। मतलब देखिए 100% कोई चीज होती है और 8 प्रकार की मिट्टियां जिसमें 40 से 43% तक सिर्फ यही है, तो बाकी 7 प्रकार की मिट्टियां उसी के अंदर होंगी, तो यानी कि सबसे ज्यादा है। तो इसका क्षेत्र हम सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी या फैली हुई मिट्टी है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। ये कैसे बनती है, तो ये जब नदियां पर्वतों से गिरती हैं हिमालय से, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब काट के जो अवसाद लाती हैं वो हमारे मैदानी क्षेत्रों में जमा कर देती हैं, वहीं से इनका निर्माण होता है उसी तरह से, उसी प्रक्रिया से। जलोढ़ मिट्टियां 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कैसे, बांगर एक प्रकार की मिट्टी को कहते हैं और खादर। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ कहती है। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है पुरानी जलोढ़ के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, बांगर, खादर, जलोढ़, और या फिर कुछ और एक मिट्टी दे देंगे। दूसरी चीज नई जलोढ़क। तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़क है, इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं जिनको कंकड़ कहते हैं। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। और नई जलोढ़क ये बहुत उपजाऊ होती है। कहाँ इनका कैसे ये डिसाइड होता है कि कौन सी बांगर है कौन सी खादर है। तो देखिए ये हमने जैसे मान लीजिए ये नदी बना दिया, ठीक, ये हमारी नदी है, नदी के इधर का इतना एरिया और इधर का इतना एरिया, जैसे बाढ़ जब आता रहता है तो बाढ़ में ये एरिया जो है कहते हैं कि पानी इधर चढ़ता रहता है, तो अपने साथ जो अवसाद मिट्टियां लाती हैं, जो भी लाती हैं उसके साथ अपने पानी के साथ, तो यहाँ पे बिछ जाती है, तो हमेशा ये नई होती रहती है। तो ये है खादर। खादर मतलब नई जलोढ़क। यहाँ पे कभी कभी पानी जाता है और मान लीजिए कभी गया होगा, तब से पानी गया ही नहीं है, तो यहाँ पे उर्वरता शक्ति जो है इसकी या उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और ये अपेक्षाकृत इससे कम उपजाऊ होती है। इसको कहते हैं बांगर या पुरानी जलोढ़। इसको क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। फिर देखते हैं इसमें कि प्रचुरता इसमें किस चीज की होती है। तो इस मिट्टी में प्रचुरता, जैसे जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें प्रचुरता होती है चूना, पोटास, फास्फोरिक अम्ल। और कमी किस चीज की होती है, कमी होती है नाइट्रोजन, ह्यूमस और जैविक तत्वों की कमी होती है। देखिए नाइट्रोजन की कमी तो हर मिट्टियों में पाई जाएगी, जैविक तत्वों की कमी भी लगभग हर मिट्टियों में पाई जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमस और जैविक तत्व जो पर्वतीय मिट्टी है और जो दलदलीय और पीच मिट्टी है, इनमें जैविक तत्वों की अधिकता या प्रचुरता हम कह सकते हैं कि पाई जाती है। क्योंकि जैविक तत्व किससे बनते हैं, जो भी जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसमें जैविक तत्व। वनस्पतियां और मानव या जीव जंतुओं का अंश जो होता है पर्वतों में भी ढक जाता है, पर्वतों के नीचे जैसे वहां पे वनस्पतियां बहुत होती हैं, सर्दी गलती रहती हैं, और वही हाल पीट और दलदली मिट्टियों में है। तो यहाँ इनकी अधिकता इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अधिकता होगी, बाकी सब में कमी होगी। और ये फैक्ट है कि सब में कमी होती है ह्यूमस और जैविक तत्वों की। इसमें कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं, तो इसमें उपजाई जाती हैं हम प्रमुख फसल धान, गेहूं, गन्ना और तिलहन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी। तो हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे लाल मिट्टी के लिए। लेकिन एक चीज और है कि उर्वरक इसमें कौन सा डाला जाता है ये हम बता दें आपको। तो इसमें एनपीके उर्वरक डाला जाता है। और कौन सा उर्वरक डाला जाता है, यूरिया। यूरिया क्यों डाली जाती है, यूरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए डाली जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, प्रश्न आ जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है, तो ये 46% होती है। यूरिया का पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया है। यूरिया का फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है या सूत्र पूछ लिया जाता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। बाकी इसका विस्तार हमने पहले भी बताया था मैप पे कि सतलज और ब्रह्मपुत्र, जैसे यहाँ पे सतलज है और ये ब्रह्मपुत्र है, इसका ये पूरा एरिया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टाई क्षेत्र, और फिर गुजरात का कुछ क्षेत्र, जैसे यहाँ पे भी कुछ हमने बताया था गुजरात में। फिर इनका देख लीजिए इसका नाम क्या क्या है। सबसे पहले तो यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको कॉप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इनका जैसे प्रतिशत देख लीजिए तो 40% से 43% तक जलोढ़ है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फैली मतलब पाई जाने वाली मिट्टी लाल है, और तीसरे नंबर पे काली मिट्टी है। ये 15% पे है, 18 और ये 40। लेटेराइट चौथे % की मिट्टी पर है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का 18% है, इसको हटा के पढ़ते हैं लाल मिट्टी। दोस्तों ये हमारी दूसरे प्रकार की मिट्टी है, कौन सी, लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी की क्या विशेषता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ठीक, इसका विस्तार पूछ लिया जाता है कि विस्तार कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि ये कितने % भाग पे ये पाई जाती है, इसमें कौन सी फसल पाई जाती है, कमी किस चीज की है, किस चीज की अधिकता है। तो इनका बस छोटा सा भी 2 मिनट में हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लाल मिट्टी है, ये 18% भाग पे पाई जाती है भारत के। इनका निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण इनका हुआ जो प्राचीन क्रिस्टलीय शैल है उनके अपक्षय से, मतलब अपक्षय और अपर्दन के द्वारा उनका निर्माण हुआ। इनका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लौह अयस्क की अधिकता होती है, इसमें लोहे के कण भी पाए जाते हैं। विस्तार इनका, तो विस्तार इनका देखिए तमिलनाडु स्टार बना है कि मतलब ये सबसे ज्यादा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी MP, झारखंड, पठारी भारत का पूर्वी भाग, कच्छ व काठियावाड़ का क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियां, ये इनका विस्तार है।
कम उपजाऊ होती हैं ये, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है और इनमें जो क्या कहते हैं प्रचुरता कमी होती है, जो पोषक तत्व है कौन कौन सी कमी, फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक तत्व, चूना और नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन की हमने बताया था कि सब मिट्टियों में कमी होती है, इसमें भी कमी है। तो इसके लिए जो मतलब इसकी उपजाऊ उर्वरता है वो घट जाती है, तो इसलिए ये कम उपजाऊ है और वहां पे वर्षा भी कम होती है। फिर देखते हैं कि प्रचुरता इसमें किस चीज की पाई जाती है, तो इसमें सिर्फ एक चीज की, वही घुलनशील लवण की प्रचुरता पाई जाती है। फसल कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। फसल देखिए इसमें दो प्रकार की, जैसे जो मिट्टियां मतलब इसका क्षेत्र जो ऊंचा है, ठीक, और जो नीचा है, तो ऊंचे क्षेत्रों पर बीएम में ये बता दिया है क्योंकि बाजरा, एम से मूंगफली, ए से आलू, ये तीन चीज पाई जाती हैं, मतलब बढ़िया प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है बीएमए में, उच्च भूमि में। और जो निम्न भूमि है उसमें CRTS, सी से चावल, आर से रागी, टी से तंबाकू और एस से सब्जियां। ये आप याद कर सकते हैं, ये 4 लेटर याद कर लीजिए इनसे कि ये चीज इसमें लाल मिट्टी में इन फसलों की उत्पादकता होती है। लाल मिट्टी को देखिए लिखा होगा लाल एवं पीली मिट्टी, तो क्यों कहते हैं लाल एवं पीली मिट्टी? क्योंकि यह सतह पर इसका रंग लाल होता है और जैसे ही नीचे की ओर जाते रहते हैं तो ये इसका रंग पीलापन आने लगता है, इसलिए इसको कहते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं मिट्टियों से संबंधित, उसको हम आपको नोट करके देते हैं, बस एक सेकेंड। दोस्तों ये देखिए हम बीच में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आए हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं शुरू का देखेंगे वीडियो या फिर लास्ट का वीडियो देखेंगे, और आप लोग जो देख रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया चीज क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेंगे। अब हम भी गेम खेलने लगे। देखिए मृदा अभिक्रिया क्या होती है, या जानते हो मृदा अभिक्रिया मिट्टी के क्षारीय और अम्लीय प्रकृति पर निर्भर होती है। अब मिट्टी की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति क्या होती है यह हम पढ़ते हैं। तो H+ आयनों की जिस मिट्टी में अधिकता होती है, आपने पहले भी इंटर में पढ़ा होगा कि अम्लीय और क्षारीय कैसे निर्धारित करते हैं। तो H+ आयनों की जिसमें अधिकता होती है वो मिट्टी अम्लीय कहलाती है। उसमें सुधार हेतु क्या होता है, सुधार हेतु उसमें चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना मिला दिया जाए तो अम्लीय मिट्टी जो है, जिस मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई है वो कंट्रोल हो जाएगी। और क्षारीय मिट्टी क्या होती है, जिसमें के सोडियम या पोटेशियम आयनों की अधिकता हो जाती है। K+N, के को सोडियम, N को सोडियम कहते हैं, के को पोटेशियम कहते हैं। तो इन आयनों की अधिकता हो जाती है तो ये क्षारीय हो जाती है। इसमें सुधार हेतु क्या मिलाते हैं, तो ये जिप्सम मिला देते हैं। फिर अगला ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, इसीलिए हमने इसको बीच में रखा है ये सेगमेंट। फिर देखिए उदासीन मृदा किसे कहते हैं, तो जिसका पीएच मान 0 होता है, शून्य, ये शून्य होता है उसका पीएच मान, जिसका पीएच मान शून्य होता है वो उदासीन, चाहे मृदा हो या फिर कोई लिक्विड हो, कुछ भी चीज, किसी चीज की पीएच वैल्यू क्या निर्धारित करती है, उसकी अम्लता या क्षारीयता और या फिर उदासीनता। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो जो 7 से कम होता है उसका पीएच मान अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है उसका पीएच मान क्षारीय होता है। चूंकि ये मृदा है तो मृदा के बारे में भी वही चीजें लागू होती है। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय मृदा में देखिए आपको बता दें चाय की खेती होती है सबसे ज्यादा, ये बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगला देखते हैं टॉपिक कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा पीएच मान होता है। तो पीएच का रेंज अगर 6 से 7.5 तक हो, ठीक, तो ये पीएच पौधों की अधिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है या उपयुक्त होता है। भारत में क्वेश्चन ये बन जाता है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, ये हमारे प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा लवणीय मृदा क्षेत्र कहां पर है, तो ये है गुजरात में। क्षारीय मृदा का निर्माण कैसे होता है मैं बता दूं, जैसे जब उत्तर प्रदेश में जैसे नदियां हैं तो खेतों में जब सिंचाई होती है ना, ये जैसे हमारा खेत है तो इसमें जब सिंचाई होती है तो सतही सिंचाई करते हैं हमारे इधर, फाउंटेन वाला या फिर ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ सतही सिंचाई होता है। मतलब चला दिए पंप सेट, पानी जा रहा है, या फिर नहर काट दिए तो पूरा खेत भर गया। अब इसमें क्या होता है, जो मिट्टी में ये आयन होते हैं घुले होते हैं, जैसे जो घुलनशील लवण हम पढ़ेंगे कि किसमें घुलनशील लवण की अधिकता है किसमें कम, तो लवण है ये सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों लवण है। तो ये जब घुले रहते हैं मिट्टी में तो पानी जब आती है तो मिट्टी में घुल जाते हैं बिल्कुल और पानी में आ जाते हैं। पानी क्या होता है, पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, जैसे धूप हुई या हवा चली तो वाष्प बनकर पानी उड़ गया। और ये जब सूखा तो ये पोटेशियम और सोडियम ये दोनों लवण आ जाते हैं इसके सतह के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे क्षारीय मृदा का निर्माण होता जा रहा है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है कि सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, नहरों द्वारा अत्यधिक सिंचाई। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सिर्फ उनको पता चले होंगे जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। अगली मिट्टी हम पढ़ते हैं कौन सी, ये हमने पढ़ा था लाल मिट्टी, और अगली मिट्टी पढ़ते हैं काली मिट्टी। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा था इसके पहले लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा मतलब क्षेत्रफल में फैलने वाली या पाई जाने वाली मृदा है। उसके बाद तीसरी सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कितने परसेंट, 15% एरिया पे फैली हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी से ये, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देंगे 4, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या फिर दे देंगे मरुस्थलीय मिट्टी। मतलब 4 ऑप्शन उनको देना है, उनमें से एक ही सही रहेगा। तो काली मिट्टी 15% भारत के क्षेत्रफल पे। काली मिट्टी कहाँ, हम थोड़ा लोकेशन बता दें, ये हमने बनाया था भारत,
भारत पे ये पठार है और पठार पे ये एरिया तो लाल मिट्टी का हो गया था, ये हुआ था काली मिट्टी का एरिया। ठीक, और इधर गुजरात में ये एरिया काली मिट्टी का था, इधर झारखंड के पास ये काली मिट्टी का ये एरिया था। तो यहाँ से पिछले मैप में आप रिकॉल कर लीजिएगा। हम काली मिट्टी का इसमें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन, इसका जैसे अन्य नाम पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो अन्य नाम है इसके कपासी, रेगुर, लावा और करेल मिट्टी। ये करेल लिखा है, आप लोगों को देख के लगा होगा कि केरल लिखा है, लेकिन करेल। देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी करेल मिट्टी के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी है, ये है काली मिट्टी। या रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। लावा किसको, लावा मिट्टी, ये काली मिट्टी। अब लावा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये दक्कन का ट्रैप हमने अभी बनाया था, इसके अपक्षरण और अपरदन द्वारा ये मिट्टी बनी हुई है, तो इसीलिए इसको कहते हैं लावा मिट्टी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या कहा जाता है, प्रश्न ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी का नाम है चेरनोजम। मतलब काली मिट्टी अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलती है तो उनको चेरनोजम कहते हैं। तो इसीलिए काली मिट्टी यहाँ भारत में है तो इसको भी चेरनोजम कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चेरनोजम के नाम से जानी जाती है, तो ये कौन सी है, काली मिट्टी। अब जो अगला हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इस मिट्टी का किस राज्य में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ कौन कौन से अन्य राज्यों में भी है, अन्य राज्यों में है दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी कर्नाटक, एमपी और गुजरात। क्योंकि कपासी मिट्टी है, प्रश्न देखिए कैसे बनता है कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। तो कपासी मिट्टी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन होता है। तो आप क्वेश्चन लगाएंगे सबसे ज्यादा मिट्टी इस कहाँ है, तो महाराष्ट्र, तो इसीलिए कपास का उत्पादन भी महाराष्ट्र, जो कि है गलत। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में। अब इसका रंग काला होता है इस मिट्टी का, इसीलिए इसका नाम काली मिट्टी पड़ा। तो काला क्यों होता है, ये इसके कुछ कारण हैं। क्योंकि लोहा काला होता है, एल्युमिनियम, सिलिकेट और मैग्नेटाइट, ये सब तत्व पाए जाते हैं, इसको काला बनाने के लिए जिम्मेदार है ये सब चीज। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि बारिश अगर तनिक भी बारिश हो जाए तो ये तुरंत चिपचिपी हो जाएगी। और ये जानते हो शुष्क कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस मिट्टी को स्वतः कृषि कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी मतलब कही जाती है, तो कौन सी है, ये काली मिट्टी है। इसकी खासियत यह है कि ये जब ऊपरी क्षेत्र में होती है तो ये कम उपजाऊ रहती है, लेकिन जो निचले हिस्से में रहती है, निचले एरिया में अधिक उपजाऊ होती है। इसमें कौन कौन से फसल, तो फसलों के नाम जान लेते हैं, कौन कौन से फसल इसमें उत्पादन किए जाते हैं या फसलों का उत्पादन। तो फसल कौन कौन सी हैं, कपास मुख्य रूप से, मोटे अनाज की भी उत्पादन होता है इसमें, तिलहन, सूर्यमुखी, खट्टे फल जैसे नासिक में संतरा वगैरह, अंडी, ये अंडा नहीं है अंडी, इन सबका उत्पादन इस मिट्टी में होता है। मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि अंडी उत्पादन या खट्टे फल या सूर्यमुखी, तिलहन, मोटे अनाज या कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो उसमें कौन सी होगी, काली मिट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काली मिट्टी का ये वाला पूछा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। प्रचुरता इसमें किन किन तत्वों की होती है, तो इसमें जैसा कि ऊपर हमने बताया लोहा वर्तमान मतलब विद्यमान रहता है, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, ये सब चीजों की प्रचुरता होती है। कमी क्या होती है, कमी होती है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। कार्बनिक तत्वों की कमी होती है जिसको कहते हैं ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है इन मिट्टियों में। अगली मिट्टी हमारी है लेटेराइट मिट्टी, उसका हम देखते हैं उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 मिनट का आपसे समय लेंगे, बस हम अभी लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल में लिखते हैं। देखिए काली मिट्टी जो अभी हमने चर्चा किया, काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब 3 प्रकार से बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं उनके, जैसे उनको कहा जाता है पहले भाग में छिछली काली मिट्टी, मतलब 3 तरह से काली मिट्टी होती है। एक छिछली काली मिट्टी, इसका निर्माण होता है कैसे, बेसाल्ट के ट्रैप से। सामान्य दोमट से लेकर चिकनी व गहरे रंग की होती है ये मिट्टी। दूसरे प्रकार की मिट्टी है ये मध्यम काली रंग की मिट्टी, मतलब मध्यम काली मिट्टी इसको कहते हैं। इसका रंग काला होता है। निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों के टूटने फूटने से इनका निर्माण होता है। तीसरी चीज जो है गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी ये वास्तविक काली मिट्टी है। इसका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी द्वारा। ये 3 पॉइंट हमारे काली मिट्टी में छूट गए थे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी, बस हमें 2 सेकंड का समय चाहिए। तो ये दोस्तों अगली मिट्टी हमारी ये है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कुल एरिया कितना है इनका,
तो पूरे हमारे भारत में 3.7% एरिया पे ये फैली हुई है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि लेटेराइट मिट्टी बनने के लिए जो शर्तें होती हैं, तो मेन चीज तो 2 शर्तें इसकी इंपॉर्टेंट है। क्या कि सबसे ज्यादा मतलब वर्षा कितनी होनी चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा इसकी होनी चाहिए, और अधिक गर्मी होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन ये जहां ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो पाती हैं, ऐसे स्थान सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से, ये देखिए हमारा एक मैप बना दिया है छोटा सा, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। ये देखिए पश्चिमी घाट, यहाँ पे बढ़िया वर्षा होती है और तापांतर भी बढ़िया होता है, गर्मी भी होती है। और ये ओडिशा तट, और ये मेघालय और असम की पहाड़ियों के बीच में स्थान। तो इसीलिए इन मिट्टियों का विस्तार सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। इनकी उत्पत्ति देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, लेकिन कैसे, सिलिका व चूना के निक्षालन द्वारा होती है। निक्षालन क्या है, सिलिका क्या है, चूना क्या है, ग्रीस ने ग्रेनाइट, नीस ग्रेनाइट, ये सब क्या है, सिस्ट, इनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मतलब इनका एक अलग टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि ये भौगोलिक शब्दावलियां हैं और इनको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और ब्रॉड लेवल पे माइंड चाहिए। क्योंकि हम अभी तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्जाम की, तो इसमें अभी हम सिर्फ उतना ही कोशिश करेंगे कवर करने की जितना परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। तो अब इसके उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिलिका व चूना के निक्षालन से मिट्टी का निर्माण होता है। स्वरूप इनका कैसा होता है, तो स्वरूप इनका ईंट जैसा होता है। जैसे ईंटा देखा है, ईंट जैसा, क्योंकि इनका ईंटा बनाने में भी प्रयोग होता है, मतलब ईंट जो होती है उसको बनाने में भी प्रयोग होता है। ये मिट्टी अगर भीग जाए तो कोमल हो जाती है, सूख जाए तो कठोर बिल्कुल डलीदार हो जाती है। हल्का अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। झाड़ व चरागाह क्षेत्र इस पे मतलब जो है उगता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए खेती करने के उद्देश्य से हल्का अगर उर्वरक डाल दिया जाए, तो हल्का उर्वरक डालने पे चावल, रागी, काजू, इन सब की खेती हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अम्लीय, जैसे असम में इधर है, तो यहाँ पे चाय की खेती भी इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्का अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्लीय मृदा में किसकी खेती उपयुक्त मानी जाती है, तो आंसर उसका होता है चाय की। इस मिट्टी में प्रचुरता क्या है, मतलब कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसमें लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों पाए जाते हैं। कमी वही जो सबकी कमी है, मतलब सभी मिट्टियों की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, चूना, पोटास, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। विस्तार इसका क्या है, तो विस्तार इसका है सह्याद्री पर्वत, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, असम और मेघालय की पहाड़ियां, सतपुड़ा। देखिए यहाँ पे मैप में हमने बनाया है जो, तो ये देखिए सह्याद्री पर्वत हो गया, मतलब जिसको पश्चिमी घाट हमने बताया था। पूर्वी घाट पे ये उड़ीसा तट पे, ये राजमहल की पहाड़ियों के पास थोड़ा सा, असम और मेघालय की पहाड़ियों के पास हमने बनाया था, वो देख लीजिएगा। और ये सतपुड़ा के आसपास का एरिया, तो ये इसका विस्तार हुआ। इन मिट्टी को 3 भागों में, मतलब 3 प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं, या 3 भागों में बांटा जाता है। 3 वर्गीकरण इसके हैं, जो भी कह लीजिए। देखिए भूजलीय लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण होता है भूगर्भीय जल से। दूसरी चीज गहरी लाल मिट्टी, इसमें लौह ऑक्साइड, ठीक, और पोटेशियम, पोटास, इसकी अधिकता होती है गहरी लाल मिट्टी में। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड, पोटास की अधिकता होती है। कायोलिन जो पदार्थ होता है इसकी कमी होती है, और ये कायोलिन इसमें जो श्वेत लेटेराइट मिट्टी है इसमें अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग सफेद होता है। इसमें फसल कौन कौन से हमने बता दिया, चावल, रागी, काजू आदि फसल इसमें उगाए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली मिट्टी जो होगी मरुस्थलीय या फिर क्या कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। 2 में से अभी हम देखते हैं कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे, उसका नंबरिंग सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। तब तक हम इसको मिटाते हैं। अगली हमारी मिट्टी है, ये जो 5वें प्रकार की मिट्टी है, इसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम इसको वनीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि पर्वतों पे वन पाए जाते हैं और ज्यादातर वन जो है इस मृदा को ढके हुए हैं, इसीलिए इसको वनीय मृदा भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, ये 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो भी पर्वत 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि अभी इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है। प्रचुरता की बात करें तो इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा अम्लीय गुण आ गए हैं। अम्लीय गुण आने के कारण अब इसमें खेती कौन सी की जा सकती है, इसमें खेती हम कर सकते हैं चाय, कॉफी, मसाले, फल, मक्का, गेहूं। जो फल में नाशपाती, सेब, अनानास, ये सब मुख्य हैं। ये जो हमारी फसल है यहाँ की पर्वतीय मिट्टी की। रंग इसकी क्या है, रंग इसका होता है गहरा भूरा। उपजाऊ बनाने हेतु इसमें उर्वरक की जरूरत पड़ती है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। हालांकि ये माइनर एरिया है, इस पे कम होता है,
ये मेजर पार्ट है, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब पर्वतीय मिट्टी की बिल्कुल कहते हैं कि वहां प्रचुरता है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। कमी हो गई, कमी पोटास और फास्फोरस, चूना की कमी होती है इसमें। अधिकता तो ह्यूमस की होती ही है, अधिकता। अभी तक सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई गई, लेकिन पर्वतीय मिट्टी ऐसी मिली जिसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है इसको हम पहले भी बता चुके हैं। और ह्यूमस एक जैव है, जैसे जैव तत्व है, जैविक तत्व कह सकते हैं इसको, क्योंकि वनस्पति और जो जंतु हैं इनके सड़ने से जो एक कहते हैं ना बायो रिएक्शन होता है इनका, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा इनको क्या कहते हैं डिग्रेड करके जो पदार्थ बनाया जाता है उसे ह्यूमस कहते हैं। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वनस्पतियों के या फिर जंतुओं के सड़े गले अंशों को जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और कवक, ये सब बदल देते हैं किसमें, ह्यूमस में। तो इस चीज को ह्यूमस कहते हैं। अगली मिट्टी हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी के बाद ये 6ठी नंबर हो जाएगी। मरुस्थलीय के बाद हम पढ़ेंगे पीट एवं दलदली मिट्टी, ये 7वीं नंबर। और फिर क्षारीय या फिर लवणीय मृदा पढ़ेंगे। इसके बाद हम मिट्टी का ये चैप्टर खत्म कर देंगे और पढ़ लेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रश्न आवश्यक हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों ये है हमारी अगले प्रकार की मिट्टी, जो है मरुस्थलीय और शुष्क मृदा। इसको कहते हैं मरुस्थलीय और शुष्क मृदा। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये हम जानेंगे। पहले देखिए, अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, मतलब जो सिंधु घाटी नदी है उसका मध्यवर्ती क्षेत्र जो है वो अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी यूपी, दक्षिणी और पंजाब और हरियाणा, ये इसका विस्तार क्षेत्र है। इसी एरिया में थार का मरुस्थल जो है पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। एक प्रश्न आया था कि राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पे, मतलब उसके कुल भौगोलिक भाग के कितने प्रतिशत हिस्से पर थार का मरुस्थल है, तो उसका कुछ आंसर शायद 60 से 61% था। ये UP SSC में पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन आया था। इस मिट्टी में प्रचुरता किसकी रहती है, तो प्रचुरता रहती है इसमें घुलनशील लवण की और फास्फोरस की। घुलनशील लवण और फास्फोरस की प्रचुरता रहती है। कमी किसकी रहती है, तो कमी रहती है कार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, ह्यूमस और जैव पदार्थ की, इसकी कमी रहती है, जो कि लगभग हर मिट्टियों में कमी रही है। खाली पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई गई है। इसमें फसल कौन सी, तो इसमें मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि ज्वार बाजरा। एक प्रश्न और कि मोटे अनाजों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के कुछ, जैसे जो श्री गंगा नहर है, सॉरी जो गंगा नगर एक जिला है, श्री गंगानगर जिला राजस्थान, जहां ये इंदिरा गांधी नगर, नगर और नहर में कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। श्री गंगा नगर जिला, उसमें उसमें इंदिरा गांधी नहर है, जिसके सिंचाई से उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो उत्पादन या उपजाऊ बना है। और वो कौन सा, उसमें कौन कौन सी फसलें, गेहूं और कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है। बाकी ये मिट्टी अनुर्वर है, मतलब बंजर है, ये जान लीजिए। इस मिट्टी को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। ये तो चल नहीं रहा है, 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। कौन सी, लेथोसिलिक और रिगोसिलिक। इसके अतिरिक्त इसमें जो और इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है कि जल धारण की क्षमता इसमें क्या होती है, तो इसमें बहुत कम होती है जल धारण की क्षमता। बालू बहुत पाया जाता है इसमें, बालू ही बालू है, ही रेत है पूरा। अब अगली जो हमारी मिट्टी है वो हम पढ़ेंगे पीट एवं दलदलीय मिट्टी या पीट एवं दलदलीय मृदा। तो हम अगला टॉपिक 7 नंबर जो मिट्टी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगली मिट्टी है हमारी दलदली, मतलब पीट एवं दलदलीय मृदा। ये हमारी 7वें नंबर की मृदा है। इसमें पीट मिट्टी और दलदली मिट्टी अलग अलग पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं इनके। जैसे पीट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण मुख्यतः वनस्पतियों के सड़ने से होता है। ठीक, गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से इस मिट्टी का निर्माण होता है पीट। ये केरल, तमिलनाडु के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल जमाव के कारण वहां पे मिट्टियां गीली हो जाती है और वहां वनस्पतियों के सड़ने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें अधिकता ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, घुलनशील लवणों की अधिकता पाई जाती है। कमी इसमें बस वही जो सभी मिट्टियों में फास्फोरस और पोटास, इन दोनों चीजों की कमी होती है। वहीं अगर दलदली मिट्टी की बात करें तो दलदली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, तो इसका क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, ठीक, उड़ीसा के क्षेत्र में। और उड़ीसा में एक टीकरा पारा करके जगह है, स्थान है, वहां पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, दलदलीय स्थल वो भी है। गुजरात के कच्छ के रण में भी ये मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी। अगला देखते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। रंग इसका नीला होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फेरस आयन पाया जाता है। ये खेती के लिए बिल्कुल भी अनुपयुक्त होती है।
स्वभाव इसकी अम्लीय होती है। हाँ, इसमें कुछ चीजें मिलाकर, जैसे जो उर्वरक मिलाकर इसमें धान की खेती की जा सकती है, संभव है, मतलब होती नहीं है, संभव है। जल जमाव के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के सड़ने से या वनस्पतियों के जमाव से और लौह अयस्क की या लौह तत्वों की अधिकता के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी पीट एवं दलदलीय मृदा। इसके बाद अब हमारी लास्ट मृदा बची है, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अगली मृदा देखते हैं। तो अब ये हमारी लास्ट मृदा है, कौन सी? लवणीय और क्षारीय मृदा। इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम जैसे इसका पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि किस मृदा को रेह मृदा कहते हैं या कल्लर मृदा कहते हैं, या रेह एवं कल्लर मृदा के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है? रकार, ऊसर, कार्ल और चौपेन, ये नाम भी इनके प्रचलित हैं। ठीक, इनका विस्तार अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र? हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का उत्तरी भाग जहां पे गंगा नहर है, इंदिरा नहर है गंगानगर जिले में, पंजाब, हरियाणा, बिहार और हमारा उत्तर प्रदेश। इनमें क्या होता है, सिंचाई का प्रोसेस क्या होता है? जैसे जब सिंचाई होती है, जल भराव, स्थलीय सतही सिंचाई करते हैं ना हमारे इधर, कि मतलब पूरा जल भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सोडियम और मैग्नीशियम के लवण है, जल तो ऊपर उड़ जाता है केशकातु के द्वारा, लेकिन जो मैग्नीशियम और सोडियम या कैल्शियम और पोटेशियम, इनके जो लवण हैं ये ऊपर आके फैल जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती जाती है। हमारे एरिया में एक ऐसा ही खेत है, हमारे मतलब घर के पास हमारा ही खेत है वो, तो उसको कहते हैं बंगरहुआ, हमारे वहाँ बांगर कहते हैं इसको। तो मैं बता दूं कि उसके उपाय के लिए, जैसे इसमें हमने बताया कि फसल कौन सी इसमें फसल उगाई जाती है, तो लवण प्रतिरोधी, क्योंकि वो फसल जो है उसमें जैसे बरसीम लगा दिया, धान लगा दिया, गन्ना, और तीनों फसलें हमने उसमें लगा के देखा है। सबसे अच्छी फसल उसमें कौन सी हुई? गन्ना की। गन्ना जो है सबसे अच्छा लवण रोधी फसल है। अब ये क्या, जैसे लवणीय और क्षारीय दो मृदा है, तो कैसे ये मृदा बन जाती है? तो सिंचाई से बनती है। ये हमने बताया कि सतही सिंचाई जब ज्यादा होने लगती है, तो ये जो मिट्टी में जहां सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, पोटेशियम इनकी अधिकता होती है, तो पानी तो ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है केशकातु के द्वारा, और ये मिट्टी पे ऊपर आके सतह पर ऐसे फैल जाते हैं, जिससे ये क्या कहते हैं, बंजर भूमि का निर्माण करते हैं या अनुर्वर भूमि का निर्माण करते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम की जिस मिट्टी में अधिकता होती है उसे लवणीय मृदा कहते हैं, और कैल्शियम और पोटेशियम की जिस मिट्टी में अधिकता होती है उसे कहते हैं क्षारीय मृदा। क्वेश्चन ऐसे फंसा देते हैं। पहली बात तो इसके उपाय क्या है ये पूछ लिया जाता है, तो सुधार इसके क्या है, चूना जिप्सम मिला के सिंचाई कर दो। कई लोगों ने हमें भी बताया था ऐसा करने से, लेकिन हमने तो गन्ना उसमें लगा दिया, सही हो गया। लेकिन ये भी इसका उपाय है कि पानी अगर लगातार उसमें भरा रहे और चूना और जिप्सम ये सब मिला दिया जाए तो उसकी अनुर्वरता चली जाती है, मतलब वो उर्वर हो जाती है वो भूमि। तो क्या हम बता रहे थे, हम भूल गए, ये लवणीय और क्षारीय मृदा। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि लवणीय मृदा में किसकी अधिकता पाई जाती है। अब ऑप्शन दे देंगे, मैग्नीशियम और सोडियम, या सोडियम और मैग्नीशियम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा डिटेल में तो गलत हो जाएगा। तो क्या इसमें अगर लवणीय मृदा की अधिकता के कारण पूछते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम, क्षारीय मृदा की अधिकता के कारण पूछते हैं तो कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, तो ये थी हमारी मृदा। इसके बाद हम थोड़ा बस 2 मिनट का समय आपसे और लेंगे कि उसमें हम आपको जो मृदा से संबंधित प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं वो हम बता दें। इसको हम हटा के फिर हम आपसे, तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मृदा का बंटवारा है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे ही जाएंगे प्रश्न, अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मृदा का बंटवारा है इसमें 4-5 प्रकार की मृदा हमारे भारत की शामिल है। जैसे जो हमारा इंसेप्टिसॉल है, पहला तो इंसेप्टिसॉल है, दूसरा वर्टिसॉल, तीसरा एरिडिसॉल, चौथा हिस्टिसॉल और 5वां ऑक्सीसॉल। ये उनके बंटवारे करने की ये उनकी एक तकनीकी है। इसके अंतर्गत हमारे एरिया की कौन कौन सी, मतलब किस एरिया की मिट्टियां शामिल हैं वो हम इसमें जानेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत शामिल भारत के किस क्षेत्र की मिट्टियां शामिल हैं, दक्कन का पठार दे दिया जाए या राजस्थान का मरुस्थलीय मृदा, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, लेकिन ऑप्शन उसमें सही रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी वाली मिट्टियां। वर्टिसॉल में दक्कन पठार की काली मृदा को शामिल किया गया है। एरिडिसॉल में कम वर्षा वाली मिट्टी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा को शामिल किया गया। हिस्टिसॉल जो है इसमें केरल और तमिल की पीट एवं दलदली मिट्टी को शामिल किया गया है। ऑक्सीसॉल जो है इसमें केरल की लेटेराइट मिट्टी को शामिल किया गया है। जैसे कि हमने बनाया था, ये देखिए मैप बनाया था जो, तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी का पूरा एरिया जो बनाया था, ये जो केरल वाला एरिया है वो इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मृदा
संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1953 में हुआ था ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में जो इसका 61% है, पूरे एरिया का 61% सिर्फ मरुस्थल ही है राजस्थान में। अच्छा, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। और सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। और सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? 19 फरवरी 2015। इसमें क्या था? इसमें हर 3 महीने पे ये रिन्यूअल किया जाता था। अपने मृदा के पोषक तत्वों की जांच उसमें करा सकते थे। तो ये थी हमारी मृदा से संबंधित बातें। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी गर्मजोशी के साथ। जय हिंद।